ये है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं सुधीर शुक्ला मथुरा समाचार एक्सप्रेस से। आज हम आए पूर्व विधायक कांग्रेस के प्रदीप माथुर जी के पास। तो आज हम इनसे जानेंगे कि मौजूदा हालत में जो स्थितियां हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या क्या भूमिका है, उसी बारे में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार माथुर साहब, मैं जानना चाहता हूं, जिस प्रकार आज वेंटिलेटर का एक मुद्दा आया है हमारे मथुरा के अंदर भी, 20 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से आए थे। तो उसमें जो वेंटिलेटर आए, तो वेंटिलेटर की क्वालिटी के बारे में और उनका क्या उपयोग रहा, क्या अनुपयोग रहे, वो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपका क्या कहना है इस विषय में? देखिए, मेरे संज्ञान में ये बात आई है आपके टेलीविज़न के माध्यम से, स्थानीय और पत्र अखबारों के माध्यम से, कि मथुरा में पीएम केयर फंड के 20 वेंटिलेटर्स आए थे जो कि निष्क्रिय रहे इस कोविड-19 की क्राइसिस के ज़माने में। और ये भी बताया गया कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए के वेंटिलेटर्स पीएम केयर फंड से खरीदे गए और तमाम देशी कंपनियों को ऑर्डर दिए गए। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में नोएडा की एक कंपनी एक्वा मेडिकल केयर करके कंपनी है, जिसे कि ऑर्डर दिया गया और उसके माध्यम से मथुरा में भी वो वेंटिलेटर्स पहुंचे। रामकिशन मिशन में पहुंचे 2 वेंटिलेटर्स, कुछ वेंटिलेटर्स केडी मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, कुछ वेंटिलेटर्स केएम मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। सरकारी अस्पताल में चूंकि वेंटिलेटर्स चलाने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहाँ वेंटिलेटर्स पैक ही रहे। और वो जो आपका जो वृंदावन का अस्पताल है, काले बाबू अस्पताल, वहाँ के स्वामी जी ने तो वेंटिलेटर दिखा दिए कि ये रखे हुए हैं। उनमें से एक से ऑक्सीजन पास नहीं हुई, एक ऑपरेटिव नहीं हुआ। इसी तरह केडी मेडिकल कॉलेज में जो गए वहाँ भी ऑपरेटिव नहीं रहे, इसी तरह केएम मेडिकल कॉलेज में ऑपरेटिव नहीं रहे। तो आप समझ लीजिए 20 के 20 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से आए हुए बेकार ही रहे। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारी दौड़ के अंदर वह सरकारी डॉक्टर और स्टाफ काम नहीं आया जैसा आपने देखा। क्या जनता की गाड़ी कमाई से जिस प्रकार स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त वेतन, अच्छे वेतनमान पे 80,000 लाख रुपए के डॉक्टर हैं, वो किसी काम नहीं आए, तो ये एक फेलियर नहीं मानेंगे आप स्वास्थ्य विभाग का? नहीं, देखिए, हम आपको दूसरी तरफ ले जाएं कि जैसे जिला अस्पताल मथुरा में आवश्यकता है डॉक्टरों की 50 की और डॉक्टर उपलब्ध हैं 10, तो 10 डॉक्टर 50 डॉक्टरों का काम कर रहे हैं। ओवर बर्डन होना भी एक इस कोविड महामारी के दौरान एक नुकसानदायक चीज़ रही। एक ही डॉक्टर 48-48 घंटे, 60-60 घंटे काम कर रहा है, तो आप एक ह्यूमन बॉडी से कितनी उम्मीद करेंगे कितनी देर तक काम करेगा। जहाँ तक प्रश्न है तनख्वाह मिलने का, वो तनख्वाह का पैकेज अच्छा है, परंतु जब नंबर ऑफ डॉक्टर्स कम हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बढ़िया सर्विसेज दे पाएंगे। केंद्र सरकार की एक योजना आई थी आयुष्मान भारत, जो स्वास्थ्य संबंधी थी, तो इस महामारी में, इस कोरोना काल में वो कितनी प्रासंगिक रही, कितनी रिलेट रही? मेरे ख्याल से कभी भी प्रासंगिक नहीं रही और ये खाली ताली बजाने और ढोल बजाने तक ही सीमित रही। आम जनता को इन सब मामले से कोई राहत नहीं मिल पाई, किसी तरह का पैकेज नहीं मिल पाया। अनाउंसमेंट बहुत होते रहे कि ये देंगे, वो देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभी भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों के लोग ईश्वर को प्यारे हो गए उनको 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे, परंतु मोदी सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जुमला वाली पार्टी है। ये अनाउंसमेंट बहुत करते हैं, उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करते, बहकाने की कोशिश बहुत करते हैं और अपने जनता को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करेंगे, ये करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कि वो पिछली बार का 20 लाख करोड़ का पैकेज कहाँ गया? 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा करी थी वित्त मंत्री जी से, मैं पूछना चाहता हूँ। और अंधभक्त कहेंगे वो तो पैसा यहाँ है, पैसा वहाँ है, बजट का पैसा, इसका पैसा, उसका पैसा। 20 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री जी अनाउंस कर रहे हैं और बोले 3 फेजेज में आएगा, एक पैसा नहीं आया। और आप बना रहे हैं वहाँ पर सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं 20,000 करोड़ का। यदि आप फेसबुक पर डालें तो सारे भगत चुपक जाते हैं, कहते हैं विकास हो रहा है। विकास किस कॉस्ट पे हो रहा है? ना रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ना ऑक्सीजन है,
ना वेंटिलेटर्स हैं, ना बेड्स हैं, लोग तड़प रहे हैं। आप गांव की हालत जाके देखिए कितना बुरा हाल है। आप बड़े बड़े उत्सव कर रहे हैं, आप चुनाव करा रहे हैं। अरे चुनाव क्या इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है? आप ये देखिए कि अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और आरएसएस के लोग इस महामारी को तो भूल गए, उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ, इनकी मति मारी गई है। ये चुनाव तो होते रहते हैं, ये जीवन दोबारा नहीं मिलता। मोदी जी, आपने रविन्द्रनाथ टैगोर जी जैसी दाढ़ी तो बढ़ा ली है, परंतु वैसे काम तो करें। आप देश को बचाने के लिए काम करें। सिवाय मन की बात करते हैं आप, दूसरों की तो सुनते नहीं है। और मन की बात आपकी हंसी मजाक हो गई है कि मन की बात सिर्फ आपके भक्त सुनते हैं और आपकी पार्टी के लोग सुनते हैं। जनता का मन आपके मन की बातों से हट गया है। दिल की बात करिए ना। और दूसरी बात यह है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? आपने जब से प्रधानमंत्री बने आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। आप जवाब दीजिए ना, खुल के आइए। आपकी पार्टी तो विपक्ष में अच्छा काम करती थी, सत्ता पक्ष में बैठने के बाद तो आपने सब कुछ कबाड़ा हो गया। देश बिल्कुल दुनिया भर में बिल्कुल निम्नतम लेवल पे आ गया डेवलपमेंट के मामले में। जीडीपी को तो भूल ही जाइए। मैं तो बल्कि एक साहब मजाक कर रहे थे, जीडीपी गैस डीजल पेट्रोल है, उनके दाम आपने बढ़ा दिए तो आप इसी बात पे खुश हैं कि जीडीपी बढ़ रही है। जीडीपी बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है? बोले गैस के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। बात कर रहे हैं तो मौजूदा कार्यकाल में सरकार के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार और महंगाई के बारे में आप क्या मानते हैं कि इस समय जनता कितनी त्रस्त है, और उसके लिए सरकार के लिए आपको क्या सुझाव देना चाहते हैं आप विपक्ष के तौर पे कि उसको क्या करना चाहिए? स्वास्थ्य, बेरोजगार और इस समय महंगाई, तीनों लोग जनता त्रस्त है। देखिए, महंगाई तो इनसे रुक नहीं रही है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम और गैस के दाम सातवें आसमान पे हैं। जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज़ के दाम बढ़ते हैं। आम जनता त्रस्त है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। बुरा मत मानिएगा, आप मीडिया कर्मी हैं, ना टेलीविज़न कुछ दिखाते, ना अखबार कुछ लिखते। आम आदमी की त्रासदी के बारे में कोई नहीं सोचता। इन लोगों को तो वोटों से मतलब है। उस टाइम क्या नाटक करेंगे? ईवीएम में हेराफेरी करेंगे, या कोई नया फॉर्मूला लाएंगे, या मंदिर की बात करेंगे, या हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। उस टाइम की बात करके पोलराइज कैसे करेंगे वोटों को? ये जादूगरी मोदी जी को अच्छी तरह आती है। माधव साहब, आपको लगता नहीं है कि जैसे इस समय पक्ष और विपक्ष, जैसे कोई विपक्ष कोई आवाज उठाता है तो उसको टूल किट का नाम दे दिया जाता है, और उसमें जनता की मुद्दे, जनता की परेशानी पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। सरकार ऐसा उलझा के रखती है पक्ष विपक्ष आपस में, और जनता को फुटबॉल बना के इस ओर से वो मार रहे हैं, उस ओर से मार रहे हैं, जनता परेशान है। देखिए, जनता का तो इनका सिर्फ काम जनता से वोट लेना है, और जनता जाए भाड़। महंगाई से कोई मतलब नहीं, विकास से कोई मतलब नहीं है, और त्रासदी से कोई मतलब नहीं। कोई मरे कोई जिए, इससे कोई मतलब नहीं। लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, इनके नेता लोग बलात्कार कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। उनकी भारतीय जनता पार्टी में जो आदमी क्रिमिनल चला गया तो समझिए गंगा जल नहा के पवित्र होकर निकल आया। तो स्थितियाँ बहुत गंभीर हैं, और अब जनता समझ चुकी है, इसीलिए ये लोग परेशान हैं, डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। मैं बराबर पढ़ता रहता हूँ कि साहब कि मोदी जी ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी के होते हैं, उनकी रेटिंग में काफ़ी गिरावट आई है। आरएसएस देख रही है, इसी तरह योगी जी की उसमें गिरावट आई है, जो उनका रेट है पब्लिसिटी का, लोकप्रियता का, तो उन्हें घबराहट हो रही है। परंतु ये बहुत बड़े कलाकार लोग हैं, बहुत बड़े मैनिपुलेटर्स हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया इनका कलाकारी में लोहा मान गई है, नेगेटिव कलाकारी में, और बड़े बदनाम कर दिया है इन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम। सारी दुनिया की प्रेस मीडिया मोदी जी को ललकार रही है, और मोदी जी के लिए कह रही है कि ऐसा प्रधानमंत्री दुनिया में नहीं हुआ जिसने अपनी जनता के बारे में ना सोचा हो, त्रासदी के बारे में ना सोचा हो, सेल्फ पब्लिसिटी में लगे रहे, अपने प्रचार प्रसार में लगे रहे। इस कोरोना काल में विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए, और कांग्रेस ने इस समय जनता की किस प्रकार से मदद करी है? देखिए, हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने बहुत काम किया। हमारी नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, यूथ कांग्रेस ने बहुत काम किया। बहुत ऑक्सीजन के सिलेंडर्स बांटे, रेमडेसिविर इंजेक्शन के बांटे, बेड्स दिलवाए, लोगों को, मरीजों को भर्ती किया, उनकी जान बचाने के काम किए।
एक हमारी पार्टी ने अपने आप को समाज सेवी पार्टी के रूप में तब्दील कर दिया। इस दौरान कतई भी राजनीति नहीं की गई, और परंतु ये लोग राजनीति करने से नहीं भूले। इनके लिए त्रासदी और महामारी कोई व्यवस्था नहीं है। इनका तो मेन व्यवस्था है कि कैसे चुनाव जीता जाए और कैसे सत्ता में काबिज हुआ जाए। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में पूछना चाहूँगा आपसे कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि महत्वपूर्ण है या प्रशासन? देखिए, प्रशासन एक एग्जीक्यूटिंग बॉडी है। वो जो जनप्रतिनिधि विधानसभा में नियम कानून बनाता है, उन नियम कानून का एग्जीक्यूशन उस प्रशासनिक मशीन को करना होता है। अब ये मुख्यमंत्री या एमएलएज या एमपीज जो एक सिस्टम बना हुआ है, ये इनकी काबिलियत है कि उस प्रशासनिक तंत्र से कैसे काम लें। और यदि आपकी सरकार मजबूत है, दंडात्मक व्यवस्था को समझती है या सोचती है कि सही काम नहीं करोगे तो अधिकारियों को दंड मिलेगा, जिम्मेदारी एक्शन टेकन रिपोर्ट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो यदि होती है तो प्रशासन ढंग से चलता है। और यदि वो नहीं होती तो सब ढीलम पोल चलता रहता है। तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी अधिकारियों की तय कर रखी है सरकार ने, या जनप्रतिनिधि केवल शोपीस बन के बैठे हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि तो मैं बेचारा ही कहूँगा। मथुरा के जनप्रतिनिधि को लीजिए, मंत्री जी को कुछ लेना देना नहीं है किसी बात से। 5 साल में कोई विकास नहीं कराया, कोई काम नहीं कराया, सब अधूरी बातें। और बस अपने कुंभ का एक जो यहाँ पे जो कुंभ की बैठक जो होती है उसमें ये घूमते फिरते रहे। उसके बाद आपने हाल देखा ही कैसे त्रासदी हुई, और उसके बाद इन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। जनता को अवेलेबल नहीं, ज़बरदस्त एरोगेंस और ढंग से बात नहीं करना, अधिकारियों को उलझा के रखना 4-4 घंटे में त्रासदी के टाइम में। मैंने तो कहा भी कि मंत्री जी, आप इतना टाइम अधिकारियों को क्यों बर्बाद करते हैं, इनको काम करने दीजिए। आप अपना काम देखिए, आपका काम अलग है, उनका काम अलग है। अच्छा होता कि मंत्री जी, माना जाता है कि अमित शाह जी के काफ़ी करीब हैं, कि यदि यहाँ के ज़िला अस्पताल में या शौचयी अस्पताल में आईसीयू की यूनिट कम से कम 50 बेड की आईसीयू की यूनिट इमरजेंसी में पैसा सेंक्शन करा देते तो अच्छा रहता। परंतु उनका भी विकास से कोई मतलब नहीं है। वो भी जुमलेबाजी और फेसबुक में और ट्विटर में बिजी रहते हैं कि उतनी उनकी लाइकिंग किस तरह से बढ़े। उनको किसी के मरने से, किसी के जीने से कोई लेना देना नहीं है। वो तो चुन के चले गए, फिर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी अख्तियार कर लेंगे, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और परंतु 5 साल जनता मथुरा की बेवकूफ़ बनती रही। क्या आपको लगता है केंद्र सरकार को इस नाजुक दौर में, जो कोरोना महामारी के काल में, ये मेक इन इंडिया का प्रयोग करते हुए वेंटिलेटर को ऐसे कंपनियों को देना चाहिए? मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ, क्योंकि वेंटिलेटर इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट था जो लोगों की जान बचा सकता था। तो उन्होंने एक प्रयोग करके देखा मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए, जो केंद्र सरकार का एक स्लोगन भी है। तो उसमें ऐसे लोगों को मेक इन इंडिया का एक प्रयोग करके देखा जिसमें वो सफल हुए। ये तो आगे बता ही रहा है, सब लोग देख ही रहे हैं कि पूरे देश में पीएम केयर फंड से आए वेंटिलेटरों की क्या हालत है। तो ये समय प्रयोग कितना प्रासंगिक था? देखिए, कतई भी प्रासंगिक नहीं है। ये इमरजेंसी का टाइम था। इमरजेंसी के टाइम में आप जल्दी से बढ़िया कंपनियों के वेंटिलेटर्स इंपोर्ट करते जिसमें कि फ्लॉलेस होते, निरंतर लोगों की जान बचती, लोगों को ऑक्सीजन मिलती है। आपने ट्रायल एंड एरर बेसिस पर नई कंपनियों को, जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे एक्वा मेडिकल इक्विपमेंट लिमिटेड करके कंपनी थी, उसने आज तक कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं बनाया, और मारुति कंपनी के इंजीनियर लेके उनको असेंबल करा दिया और एक भी वेंटिलेटर काम नहीं आया। लगभग 2000 करोड़ के वेंटिलेटर बेकार चले गए। और रद्दी इसी तरह सब जगह दे दिए जाते हैं, और उनके यहाँ प्रभाव क्षेत्र का इस्तेमाल होता है पीएम केयर फंड के बारे में। वैसे प्रश्नवाचक चिन्ह है उनके मामले में कि किस तरह वहाँ कोई पूछ नहीं सकता, उसमें कोई आरटीआई नहीं लगा सकता, किसी तरह की कोर्ट में सवाल जवाब नहीं हो सकते, कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता। एक वैक्यूम है, एक ब्लैंक है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे समय में इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए था। यदि देने भी थे ऑर्डर्स, इंपोर्ट नहीं भी करने थे, इंडिया में जो कंपनी वेंटिलेटर्स बनाती थी उनको ये ऑर्डर देना चाहिए था। एक अनुभव से युक्त कंपनी को देना चाहिए था जो वेंटिलेटर में एक्सपर्ट हो, और उसके बाद ये वेंटिलेटर्स जनता में सप्लाई होनी चाहिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी बेबाकी से हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और हम आशा करते हैं कि सरकार और जनता आपके उत्तरों से संतुष्ट होगी। और इसी के साथ मैं दर्शकों से नमस्कार करता हूँ। हमारी अन्य खबरों को देखने के लिए विजिट करें mathurasamacharexpress.com। खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।